कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम जो इकोनॉमी का हमारा लेक्चर चल रहा था उसमें हम थर्ड लेक्चर पे आते हैं और थर्ड लेक्चर जो है वो हमारा, आप लेक्चर जो भी देखेंगे कंटिन्यू देखिएगा, क्लास नंबर 1 2 3। तो हम लेक्चर क्लास नंबर 3 पर आते हैं। इसमें हम जहाँ से हमारी बात छूटी थी हम वहीं से थोड़ा कंटिन्यू करके देखते हैं। हम पहले लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार से विचारधारा आई। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि शब्दावली जो छूटी हुई थी वो दो शब्दावली देखी, और उसके बाद में हमने देखा कि जो भी कंट्री बढ़ती है वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की कोशिश करती है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समृद्धि को बढ़ाने की कोशिश करती है। और समृद्धि को बढ़ाने के लिए जरूरी रहता है हमेशा पूंजी, और पूंजी का जो निर्माण होता है उसकी हमने प्रोसेस देखी। और फिर हमने ये देखा कि पूंजी निर्माण में कहीं ना कहीं तीन तत्वों की महत्वता रहती है, इंपॉर्टेंस रहता है। और इन तीन तत्वों में सबसे पहला एक तत्व रहता है बचत सृजन, फिर बचत का संग्रहण, और उसके बाद में बचत का निवेश। तो आज हमें देखना है कि बचत जो होती है, ये बचत ये बचत कितने प्रकार की होती है और भारत में इसकी स्थिति कैसी है, और सरकार के द्वारा या फिर अन्य अनुशासनात्मक कार्यों के माध्यम से किस प्रकार से बचत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी पर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चंस यदि आप यूपीएससी का अगर थोड़े से एग्जाम को अगर निकाल के देखेंगे पीटी के, तो वहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। और उसमें ये प्रश्न पूछे गए तो आप लोग लेक्चर को समझिएगा, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वहां पर भी अगर आप ध्यान दोगे, इकोनॉमिक सर्वे का हमेशा 2 वॉल्यूम में आते हैं, 2 पार्ट में आते हैं। उसमें जो पहला वॉल्यूम रहता है वो पहला वॉल्यूम भारत की अधोसंरचना के बारे में, भारत की यथास्थिति के बारे में अच्छा वर्णन करता है। तो वहां पर थोड़ा सा अगर देखकर चलोगे लेक्चर के बाद में, तो आपके फंडामेंटल के साथ में व्यवहारिकता जो है वो भी क्लियर होते चलेगी। तो हम देखते हैं बचत। ये बचत जो होती है ये 3 प्रकार की प्राय होती है। हम दो जगह का मॉडल लेकर चलते हैं, एक विकासशील और एक मॉडल रहता है विकसित। अल्प विकसित देशों में प्राय बचत नहीं हो पाती है, कारण भी हम आपको बताएंगे। पहली बचत रहती है घरेलू बचत। आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पहली बचत रहती है हाउस होल्ड बचत या घरेलू बचत। दूसरी बचत आप लिखिएगा साइड में, उसे हम क्या, दूसरे रूप में अगर हम कह दें इसे कहेंगे निगम बचत या कॉरपोरेट सेविंग। तीसरी रहती है सरकारी बचत बचत, या हम इसे गवर्नमेंट बचत भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट सेविंग। निगम बचत भी 2 प्रकार की रहती है, क्योंकि कंपनियां 2 प्रकार की रहती है, एक सरकारी कंपनी और एक निजी कंपनी। तो निजी निगम बचत, निजी निगम बचत, और एक और बचत रहती है जिसे सरकारी निगम बचत कहा जाता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, हमने देखने की कोशिश की। और ये क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि प्राय ये कहा जाता है, ये 3 शब्द याद रखिएगा। प्राय हमने आपको एक और चीज बताई कि हम 2 देशों के हिसाब से पढ़ेंगे, एक देखेंगे डेवलपिंग कंट्री और एक देखेंगे डेवलप कंट्री के हिसाब से देखेंगे। तो जहां डेवलप कंट्री रहती है उस डेवलप कंट्री का जो हमेशा बजट बनता है, आप याद ध्यान में रखिएगा, वो प्राय हमेशा संतुलित बजट बनता है। अर्थात विकास की संभावना अब कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि इतना विकास हो जाता है कि जो स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति को फिर से लगातार रन करते रहे। तो मतलब यहाँ पर यह दिखाई देने लगता है कि सरकार जो चलती है वो घाटे में नहीं चलती है, अर्थात उसकी जो आय रहती है खर्च की तुलना में ज्यादा रहती है, तो मतलब वो सेविंग कर पाती है। ये प्राय कहां पर देखा है, डेवलप कंट्री। उसी के साथ में इसी का असर निगमों पर भी पड़ता है, और निगम जो रहते हैं, जो कंपनियां रहती है, वो भी कैसी चलती है, प्रॉफिट में चलती है। और प्रॉफिट में चलने के कारण ये हमेशा बचत कर पाती है, अधिक मात्रा में बचत कर पाती है। और घरेलू बचत जो रहती है
वो भी हो जाती है, परंतु घरेलू स्तर पर, कम स्तर पर तो छोटे छोटा अमाउंट रहता है, और छोटे छोटा अमाउंट होने के कारण अधिक, अगर हम सबको सम करते हैं तो घरेलू बचत का प्रतिशत मान उतना नहीं हो पाता है जितना निगम बचत और सरकारी बचत का। ये कहां पर हो पाता है? डेवलप कंट्री में। परंतु अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्री में सबसे पहले सिचुएशन आती है बजट की। अगर हम बजट की बात करें तो बजट हमें यहाँ पर जो दिखाई देगा उनका, वो बजट हमेशा विकास की संभावनाओं को लिए हुए रहता है। तो यदि आप भारत का भी बजट देखेंगे तो भारत के बजट में आपको समझ में आएगा कि हमेशा ये, हमने 2003 में जो हमने FRBM, ये एक्ट याद रखिएगा, FRBM फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म ये होता है। ये अगर एक्ट को ध्यान में रखेंगे तो हमने ये कहा है कि राज्य सरकारें 3% और केंद्र सरकार कभी भी अपना 3.5% जीडीपी का बजट घाटा नहीं बना सकती, इससे ज्यादा का नहीं बना सकती। ये ऐसा इसलिए रखा है कि आप ज्यादा अधिक घाटे में मत रहिए, क्योंकि इसके कारण मुद्रा को बहुत अधिक छापना पड़ेगा या फिर आपको उधार लेना पड़ेगा, और जब उधार चुकाने की कंडीशन में नहीं आएंगे तो देश ही कभी कभार दिवालिया हो जाता है, और बहुत सारे देश जो ऋण देते हैं वो ऋण नहीं देंगे, और इसके कारण हमारे यहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया है वो थम सकती है। इसलिए हमने कहा कि भैया हम बजट को घाटे में बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारी जगह पर अभी भी विकास कार्य होना बाकी, क्योंकि सरकार की आय इतनी नहीं कि उन विकास कार्यों को कैसे करे, वो उन पैसों में कर सके, उस आय से कर सके। इसलिए वो क्या करती, बोरो करती बाहर से। बोरो करना मतलब हो जाता है बजट घाटा, और जब बजट घाटा आता है तो हमारे यहाँ पर सरकारी बचत हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हम कैसी कंट्री है? डेवलपिंग है कि डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर नहीं हो पाती। दूसरी बात, हमारी जो यहाँ पर जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां बेटा पहले जो थी सरकारी कंपनी बहुत अधिक ज्यादा थी। आपको अगर हम बताएंगे कि 1951 और फिर 1956 में जब सेकंड 5 ईयर प्लान लगाया गया 1956 में, तो इसके बाद में धीरे 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 गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर का कहीं ना कहीं पदार्पण हुआ, सरकारी निगमों का पदार्पण हो। तो सरकारी निगम में सरकार की पॉलिसी का वर्चस्व, और सरकार की पॉलिसी हमेशा, क्योंकि सरकार एक वेलफेयर स्टेट है जो जनता के कल्याण के लिए काम करे। अगर कल्याण के लिए काम करेंगे तो लाभ के लिए काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब लाभ के लिए काम ही नहीं हो पा रहा है तो स्वाभाविक रूप से निगम बचत में सरकारी बचत हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। और आप सभी को पता है कि 1951 से लेकर 1991 तक के हमारे यहाँ पर कोटा पद्धति थी, जिसके माध्यम से कुछ ही गिने चुने घरानों को प्राइवेट कंपनी खोलने की अनुमति थी, और कुछ ही गिने चुने घरानों को थी, मतलब बाकी सब लोगों को थी नहीं। अर्थात वो छोटे छोटे एमएसएमई, मतलब छोटे लघु और मझले उद्योग जो रहते थे उनको चला सकते थे, बड़े उद्योग को वो चला नहीं सकते थे। मतलब उनका जो खर्च होता था वो लागत और खर्च दोनों बराबर ही रहते थे, मतलब ज्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में रहते थे। तो मतलब निगम बचत भी नहीं हो पाती थी, परंतु हमारे यहाँ पर सरकारी बचत हो पाती थी। सरकारी बचत इसलिए हो पाती थी क्योंकि निगम बचत हमेशा उतनी नहीं रहती थी और सरकारी बचत जीरो में रहती थी, इसलिए हमेशा घरेलू बचत बन पाती थी। तो परंतु हमें ये ध्यान में रखना है कि बचत का महत्व क्यों है। आपको मैं फिर से इसको बताऊं कि बचत का महत्व इसलिए क्योंकि यही बचत आगे चलकर बैंकों में जमा होती है, और बैंक इस पे ऊपर आपको ब्याज देता है। वो ब्याज तब दे पाता है जब वो पैसा ये बैंक किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में देता है, और उस ऋण का उपयोग किसी भौतिक वस्तु पूंजी के निर्माण में किया जाता है, चाहे भौतिक हो, चाहे वित्तीय हो, चाहे बौद्धिक हो। तो इसके माध्यम से पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण होता है तो भारत की समृद्धि दर क्या होती? बढ़ती। तो हमें बचत को बढ़ाना जरूरी। तो कभी कभार प्रश्न पूछता है बचत कितने प्रकार की होती? तो आप ये बचत के बारे में बता दोगे, और आपने थोड़ा सा ज्ञान भी ये लिए कि बचत में हमने क्या क्या बातें समझ ली कि भारत में डेवलपिंग कंट्री में कैसी बचत हो सकती है और डेवलप कंट्री में कैसी हो सकती है। अब यहीं से हमें एक टॉपिक निकल कर आता है कि भारत में जो आपको हम बताएं कि भारत में वर्तमान में यदि जैसे आप अभी इकोनॉमिक सर्वे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में बताएगा कि भारत ने पिछले जो 2 वर्ष गए उसमें बचत की जो दर रही, हमारे बचत की जो दर प्रतिशत, जैसे अगर व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में से 30 रुपए वो बचत करता है। तो ये हमारे औसत बचत की
प्रवृत्ति है, ये हमारी सोचने की क्षमता है कि हम 100 रुपए कमाएंगे तो 30 रुपए बचाएंगे। परंतु अभी देखा गया है कि हमारे जो बचत की प्रवृत्ति है वो कम हुई है, वो 28% के करीब करीब हो गई। मतलब पूर्व में 2017 में जो हमारी औसत की प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं हमारी औसत बचत की जो प्रवृत्ति वो कम हुई। उसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम अब आप एक टॉपिक लिखिएगा कि भैया हमारे भारत में बचत कम होने के क्या क्या कारण, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। सिंपल लैंग्वेज में यही प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपको अपना दिमाग, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि यहां पर आपको व्यवहारिकता थोड़ी सी लगानी जरूरी है, और थोड़ा सा पढ़ के देखोगे और फिर व्यवहारिकता लगाओगे तो कभी भी कोई भी पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट को याद नहीं करना पड़ता है, केवल समझना पड़ता है, क्योंकि पढ़ना बहुत सारी चीजें है, पढ़ना बहुत सारी चीजें है, उसको समझना है, और समझने के बाद में आपको उसको अप्लाई करना है। तो आपको मैंने अभी बचत के तीनों रूप बताए, और डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के बीच में मैंने अंतर बताने की कोशिश की बचत का। तो भारत में बचत, तो भैया आप सभी को पता है भारत में बचत के कम होने के कारण क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है, पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी रही, और धीमी रहने का प्रमुख कारण है हमारे यहाँ पर बचत की प्रवृत्ति क्या रही, कम रही। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्री थी, वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोपी, और यूरोप में भी कौन बेटा, पश्चिमी यूरोप के, उनका कहना था कि भारत की गरीबी, गरीबी जो है, गरीबी भारत में बचत की प्रवृत्ति को कम करता है, गरीबी। पर यदि हम आंकड़ा निकालें, एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि भी यूरोप में जो है, जो गरीब है वो बचत कम करता है, तो उन्होंने वहां के अध्ययन को ही भारत में लगाने की कोशिश की। परंतु हमेशा भौगोलिक स्थिति और समाज में कला एवं संस्कृति और जो भी नेचर रहता है, उसके आधार पर व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। यूरोप में कुछ होगा, भारत में कुछ और है। यूरोप में भौतिकवाद है, भारत में साहित्यवाद है। तो मतलब हमारे यहाँ की कंडीशन अलग है। तो भैया जब हम 1951 से लेकर 2017 तक का जब हम एनालिसिस करते हैं बचत का, तो पता चलता है कि भैया हमारे यहाँ पर गरीबों के द्वारा जो बचत की जाती है वो निगम बचत और सरकारी बचत की तुलना में ज्यादा रहती है। निगम बचत और सरकारी बचत की तुलना में ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले से ही, प्राचीन काल से ही बचत की प्रवृत्ति रही। ये क्यों? क्योंकि हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, हमें कई सारी जगह पर खोदने के माध्यम से पता चला कि कई सारे घरों के अंदर कौड़ियों को और सिक्कों को दबाकर रखा जाता था, जो संकट काल की स्थिति में उसका उपयोग किया जाता था। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमें बताता है कि भैया हमारे यहाँ पर बचत करने की प्रवृत्ति पहले से थी, बचत करने की प्रवृत्ति पहले से थी। परंतु एक और बात यह है कि ये जो गरीबों के द्वारा बचत की जाती है, ये बचत केवल अल्पकालिक समय के लिए रहती है, दीर्घकालिक समय के लिए नहीं रहती। परंतु जो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया रहती है वो अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक रहती है। इसलिए शायद इस पैसे का उपयोग पूंजी निर्माण के लिए नहीं किया जाता। तो भैया गरीबी भी एक कारण हो सकते, परंतु मैंने तथ्यात्मक रूप से बताने की कोशिश की कि गरीबी ही एकमात्र कारण नहीं है जो पूंजी निर्माण या बचत के कम होने के लिए। दूसरा जो हम कारण बोल सकते हैं वो है कृषि पर, कृषि उत्पाद पर कर नहीं। आप सभी को पता है कि संविधान सभा जब बैठी और उसके बाद में संविधान सभा ने जब कार्य करना शुरू किया, तो उस समय में कर लगाने की बात आई, तो भैया कृषि के ऊपर भी कर लगाने की बात आई। तो जमींदार लोगों ने कहा कि हाँ कर लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले से देते आ रहे। परंतु जो समाजवादी लोग थे और थोड़ा सा जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनका कहना था कि 200 वर्षों से आदिकाल से लगातार कर देते हैं, लगातार शोषित होते रहे, और इसके कारण की अब स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो कर दे सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे किसान हैं जिनकी जो उपज रहती है वो उनको वर्ष भर
पेट पालने के लिए भी कम पड़ जाता है। यदि हम उससे कर लेंगे, उससे हिस्सा बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी वैसी कंडीशन ला देंगे जैसे कि अंग्रेजों के समय थी। और इसलिए हमने कर वगैरह नहीं लगा। अब कर नहीं लगाया तो ये कहा जाता है कि भैया जो बड़े बड़े किसान हैं, वो जो जिनके पास में 200-200 एकड़ तक की जमीन है, वो जब कर देते ही नहीं तो उनमें हमेशा जमींदार दिखाने की प्रवृत्ति आती है। वो हमेशा दिखावापन दिखाने की कोशिश करते और बहुत सारा पैसा खर्च कर देते। जो पैसा वो बचा कर रख सकते थे, जो पैसा वो क्या कर सकते थे, बचा कर रख सकते थे, वो पैसा क्या कर दे रहे, खर्च कर रहे। तो मतलब ये भी बोला गया कि भैया किसानों के ऊपर या फिर कृषि उत्पाद के ऊपर कर नहीं होने के कारण भी हमारे यहाँ पर बचत जो है वो कम हुई। तीसरा कारण एक और बोला गया उनके द्वारा कि भैया शायद बचत होने का एक और कारण मध्य वर्ग का दिखावीपन। मध्य वर्ग तुलना किससे करता है, उच्च वर्ग से, जिसके पास पैसा है, दौलत है। मध्य वर्ग हमेशा उसकी चाह रखता है, उसकी पेमेंट आती है 50,000 पर वो चाह रखता है 1 लाख पेमेंट में जो लाइफस्टाइल जी जा सकती है उसकी। तो मतलब क्या करता है, ये 50,000 जो आते हैं जिसमें से वो लगभग 15,000 बचा सकता था, वो बचाता नहीं, बल्कि और 50,000 कैसे आए ताकि मैं उस लाइफस्टाइल को जी सकूं। मतलब वो बचत कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। देखा देखी की जिंदगी, ये भी कहीं ना कहीं बचत को क्या कर रही है, कम कर रही है। तीसरा, चौथा कारण जो हम बोले, निगम बचत का कम होना। निगम का कार्य सही से नहीं होना। आप सभी को पता है जितने भी अधिकारी वर्ग रहते हैं वे खुद के निजी कार्यों को जो वो करते हैं उसको भी कंपनी के कार्यों में ऐड कर देते, जिसके कारण कंपनी जो रहती है उस पूरे कार्य को झेलती, उसका व्यय को भी झेलती है, और झेलने के कारण उसकी क्या होता है, खर्च बढ़ते चलता है, एक्सपेंडिचर बढ़ते चलता है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो मतलब जो लाभ है वो कम होते जा रहा है। जब लाभ जब कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और जीरो बराबर आ जाएगा, तो वहां से हानि शुरू हो जाएगी। तो मतलब निगम की बचत कम या फिर कार्य अच्छे से नहीं होने के कारण भी बचत क्या हो रही है, कम हो रही है। बचत क्या हो रही है, कम हो रही है। और साथ में अगर मैं एक और कारण बोलूं कि सरकार का बजट पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। अगर सरकार भी बचत करती तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी बचत हो पाती। तो ये कुछ कारण रहे जो हमारे यहाँ पर बचत नहीं कर। तो ये कुछ कारण है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। अब इनके ऊपर जब प्रश्न पूछे तो आपको उन प्रश्नों को डील करना जरूरी रहता है। अब तभी भी आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर बचत को हम बढ़ाने की कोशिश करें, तो हमने बचत को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की। और बचत को जब बढ़ाने की कोशिश की तो हमने इन इन क्षेत्रों में जहां जहां पर बचत कम हो रही थी वहां वहां पर हमने क्या किया, काम किया। तो आप सभी को पता है कि दिखावीपन वाली जितनी भी वस्तु रहती है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है। अभी आप अगर जीएसटी देखोगे तो जीएसटी में जाओगे ना तो आपको वहां पर 5% का स्लैब दिखाई देगा, 12% का दिखाई देगा, उसके बाद में 18% का और 28% का। 28% में देखिए उन उन वस्तुओं को रखा गया है जो लग्जरी आइटम है, उन उन वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स रखा गया, उसके ऊपर सरप्लस टैक्स भी रखा गया, उपकर भी लगाए गए। कारण क्या है, क्योंकि भैया इसके कारण हमारे देश में दिखावेपन में वृद्धि होती है। अगर ये वस्तु कम कीमत पर मिलने लग जाएंगे ना तो लोग इस कम कीमत की वस्तु को और खरीदेंगे। जब ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगी, बचत क्या होगी, कम होगी। और बचत कम होगी तो स्वाभाविक रूप से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया जब कम होगी तो अपने आप क्या होगा, समृद्धि की दर क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो आपको समझ में आ जाए बचत के कम होने के क्या कारण है। परंतु तभी भी सरकार के द्वारा हमेशा बचत को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। एक रहती है निर्देशात्मक रूप से, एक रहती है आपको आदेशात्मक रूप से, एक रहती है निर्देशात्मक रूप से, निर्देश दे दिए भैया, और एक रहती है आदेशात्मक रूप से।
कैसे? निर्देश के रूप में कैसे? सरकार ने कुछ पॉलिसी बना दी और पॉलिसी बना दी, आप इसको अपनाइए। आप अपनाओगे तो आपको जो आप टैक्स देते हो उस टैक्स में आपको उतने पैसे के ऊपर कर नहीं देना पड़ेगा। अगर फलाना बीमा कंपनी अगर आप पॉलिसी कराते हो तो आपको क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हो गए निर्देशात्मक। साथ में कुछ अन्य जगह जैसे पोस्ट ऑफिस में अगर आप खाता खोलते हो और वहां पर क्या करते हो, लगातार पैसा जमा करते हो, कुछ बचत खाते खोलते हो, तो वहां पर भी क्या करते हो, उस बचत की राशि के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये हो गया निर्देशात्मक कि आप भैया मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। आदेशात्मक रूप में कैसे होता है? आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा कटेगा ही कटेगा, वो बचत होती है। सरकार के पास एक पैसा जाता है उसका, जिसका उपयोग वो क्या करती है, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको देती है, परंतु वो रिटायरमेंट के बाद में ब्याज के साथ में देती है, परंतु वो ब्याज तब दे पाएंगी जब वो उसका उपयोग कहीं पर और जगह पर करती है। सरकार के लिए बजट में एक बड़ी राशि यहाँ से भी आती है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार इस पैसे का उपयोग करती है। इसे हाई पावर मनी के माध्यम से मैं बैंकिंग सेक्टर में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि सरकार विभिन्न तरीकों से बचत को बढ़ाने की लगातार कोशिश करती है। एक रहता है निर्देशात्मक और एक रहता है आदेशात्मक। आप व्यवहारिक रूप में आपके पिताजी या फिर आप बाकी जो योजना आप देखोगे उसमें आप देखोगे गोल्ड लोन देने की कोशिश कर रहे हो। क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं आपको वहां पर समझ में आएगा। बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तरह तरह की सेविंग स्कीम जो रहती है वो लाने की कोशिश करता है सरकार, ताकि क्या हो, बचत करने की प्रवृत्ति प्रलोभन देते हैं। पर हमने बचत की जो दर देखी वो धीरे धीरे हमने 30% के प्राप्त कर ली, ये अच्छी बचत दर। अब क्या हुआ, हमने 30% बचत को प्राप्त किया। अब एक प्रश्न पूछा गया, मैं प्रश्न लेकर इसलिए समझा रहा हूं कि भैया कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए जो आपको इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के बाद में निकल कर आएंगे। आप देखोगे कि भैया आप केवल उस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। तो प्रश्न कैसे बन जाते हैं आंकड़ों को लेकर, वहां पर अगर आप थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर जो मैं दूंगा उसको अगर ध्यान में रखोगे तो आपको उस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के बाद क्वेश्चन निकालना बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि कई सारे जो देश है, खासकर जो हमारे देश के और ज्यादा साउथ में है, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, जो देश है जहां पर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, मतलब वहां बचत करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और वहां पर भी 30% के करीब करीब लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। भारत में भी पिछले वर्षों में 30% के करीब करीब बचत हुई, यहाँ पर थोड़ी सी प्लस चार्ज ज्यादा हुई, पर भैया बचत का अगर हम अंतर देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है। अब बचत हुई तो मतलब क्या होना चाहिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए, अर्थात भारत की समृद्धि दर जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, 8% के करीब करीब होनी चाहिए। पर भैया ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। क्यों? इसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे ने उस समय में 2017, 18 और 14, 15 के इसमें दिया था। कारण ये, अब ये जो बचत करता है व्यक्ति वो हमेशा ब्याज को ध्यान में रखता है। अगर ब्याज ज्यादा मिलेगा तो बचत करने की प्रवृत्ति भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब स्वाभाविक रूप से ब्याज ज्यादा रहेगा तो बैंक जो रहेगा वो किसी व्यक्ति को ऋण देगा तो ऋण के ऊपर भी ब्याज क्या लगाएगा, वो ज्यादा लगाएगा। अब वो ज्यादा लगाएगा तो स्वाभाविक रूप से अब उस व्यक्ति का ये उद्देश्य हो जाएगा कि भैया वो अधिक से अधिक उस योजना में, जिस योजना में वो क्या कर रहा है, ऋण लगा रहा है, उसमें भी क्या करे, अधिक से अधिक लाभ कमाए। पर ये हो जाता है रिस्की काम, ये हो जाता है चिंताजनक काम। तो वो क्या करता है, जो भैया बैंक ऋण देने वाला रहता है वो बोलता है कि आप मत ही दो, जितना पैसा मेरे पास है मैं उसी का उपयोग कर लूंगा। मतलब बचत तो हो पा रही है, संग्रहण भी हो पा रहा है, परंतु निवेश नहीं हो पा रहा, और यही कारण रहा कि हमारे यहाँ पर पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो मतलब क्या करना चाहिए, बचत दर को क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। मतलब जो ब्याज दर है उसे क्या करना चाहिए,
कम करना चाहिए। जब ब्याज दर कम करेंगे बैंक अपनी, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो दिल खोल कर ऋण लेने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि भैया कम ब्याज पर ऋण मिला है तो मतलब मैं अपना प्रॉफिट अपना रख सकता हूँ। इसके माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया अच्छी होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो बैंक है आरबीआई, वो सीआरआर को उसने कम किया, एसएलआर को कम किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके द्वारा कहा गया है कि मैं बैंक रेट को भी कम करूं। अब ये बैंक रेट क्या होती है अगला चैप्टर में आपको पढ़ना ही है। इसको कम किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्याज दर भी अपने आप कम हो गई। अब ब्याज दर कम हो गई तो मतलब बैंकों को ऋण बांटने की आजादी जो पहले से थी वो तो बड़ी बड़ी, साथ में ऋण लेने वाले को सहूलियत भी बढ़ गई। तो इसके माध्यम से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। तो समृद्धि दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो भारत अभी कैसा पड़ा है, सुस्त पड़ा है, खामोश पड़ा है। खामोश पड़ा है इसलिए क्योंकि समृद्धि दर में बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, क्योंकि बैंक के पास पैसा है परंतु वो बहुत अधिक ब्याज पे, बहुत अधिक उसकी ब्याज रेट। तो मतलब ये पहला प्रश्न था जो आपको मैंने बताने की कोशिश की कि भैया आप इस प्रश्न को समझ पाए हो कि नहीं। अगर आप इस प्रश्न को समझ पाए हो तो एक और दूसरा प्रश्न लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, एक सिंपल सा प्रश्न कि भैया भारत में निम्न आय और उच्च बचत में विरोधाभास कैसा। एक और प्रश्न, निम्न आय और उच्च बचत में विरोधाभास कैसा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी आपको मैंने बताया था कि भैया भारत में बचत कम होने का प्रमुख कारण था गरीबी। पर मैंने बताया आपको कि भैया गरीबी जो है, भारत में गरीब लोग ही सबसे ज्यादा बचत करते हैं। हाउस होल्ड बचत, टोटल बचत का 80% वही करते हैं। जो टोटल अगर हम बोले 100% होती तो उसका 80% वही करते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया, निम्न आय और उच्च बचत में विरोधाभास कैसा। क्योंकि ये कहता है निम्न आय मतलब निम्न बचत, उच्च आय मतलब उच्च बचत। तो भारत की कंडीशन और यूरोपियन कंडीशन में अंतर है, मैं आपको कहा पहले भी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत में प्राचीन काल से ही बचत करने की प्रवृत्ति रही और संकटकालीन स्थिति को हमेशा फेस करने के लिए लोगों में, चाहे जो भी धर्म के लोग रहे, वो उन्होंने भारत में हमेशा बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। और यही कारण रहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक पैसे को क्या करता है, बचाकर रखता है, और बचाकर रखता है और बचाकर रखकर उसका उपयोग संकट काल में करता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर निम्न आय वाले व्यक्ति उच्च बचत को कर पाते हैं। तो ये दो प्रश्न थे, ये दो प्रश्नों को हमने सॉल्व करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि बचत अगर ठीक होंगी तो सब चीज अच्छी होते चलेंगी, परंतु उसके बीच में हेडल्स भी है। आपको एक और प्रश्न, मैं एक सिंपल सा, आप खुद सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मुझे बताइए, अगर ब्याज की जो दर है उसको अगर कम करेंगे तो क्या बचत करने वाले व्यक्ति की बचत प्रवृत्ति कम होगी कि नहीं होगी। और अगर ब्याज दर को बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो निवेश करने की प्रवृत्ति कम होगी कि ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताइए किस प्रकार के स्वरूप को रखें, संतुलित स्वरूप को रखें कि एक पक्षीय स्वरूप को रखें। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से सोच कर रखिएगा, कल मैं इसका आते से ही जवाब दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।